हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के टाइम हमें इंडिया के आईटी सेक्टर में एक सिस्टमैटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है और इस सिस्टमैटिक शिफ्ट की वजह से ही इंडिया की टॉप आईटी लेगेसी कंपनीज लाइक टीसीएस और इन्फोसिस काफी लंबे टाइम से सफर कर रही हैं और करंट में भी टीसीएस और इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 25% डाउन है। अब यहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स को अभी भी यही लगता है कि इंडिया के आईटी सेक्टर में ये जो लेगेसी कंपनीज है जो कि इतने सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, इनमें ये जो डाउन ट्रेंड है ये हमें एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम में ये कंपनीज वापस से रिकवर करेंगी और वैसे ही रिटर्न्स देंगी जैसे कि हम पहले देखते आ रहे हैं। बट यहाँ मैं आपको बता दूं दैट दिस होल सिचुएशन इज वे मोर डिफरेंट देन यू थिंक। जहाँ पर लास्ट कुछ डेकेड्स में जो इंडिया के आईटी सेक्टर ने जिस बिजनेस मॉडल की बेसिस पे ये ट्रिमेंडस ग्रोथ अचीव करी है, उस बिजनेस मॉडल में ही हमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जहां पर अभी तक इंडिया की आईटी सेक्टर सिंपल इस लॉजिक पे वर्क करते थे कि बाहर की यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में जो बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज, बैंक्स या हेल्थ केयर कंपनीज होती थी, उन्हें अपना डिजिटल और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर रन करने के लिए और मैनेज करने के लिए स्मार्ट इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी। पर वो चाहते थे कि ये जो इंजीनियर्स हैं उन्हें कम प्राइसिंग में मिल जाए और इसके लिए उन्हें इंडिया का जो मार्केट प्लेस है वो परफेक्टली सूटेबल लगता था, जहाँ पर हमारे यहाँ ये जो सारे टेक इंजीनियर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्टिंग में ये काम करके दे देते थे। तो इसीलिए वो अपने पूरे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करने के लिए सालों के प्रोजेक्ट्स इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज को दे दिया करते थे और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे इन्फोसिस और टीसीएस मास हायरिंग किया करती थी और इंजीनियर्स को इन सारे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया करती थी। बट फिर अभी रिसेंटली न्यूज आती है कि इन्फोसिस के यूएस में एक बहुत बड़े क्लाइंट जो कि उनके साथ सालों के मल्टी मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट में थे, उन्होंने इन्फोसिस के साथ अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया है और उसको एंड कर दिया है, जिसके चलते इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने खुद ये बोला है कि जहां पर फाइनेंशियल ईयर 25 में वो एस्टिमेट कर रहे थे 4.5 से 5% ग्रोथ का, उन्होंने इन ग्रोथ एस्टिमेट्स को भी कम करके नेक्स्ट ईयर के लिए 0 से 3% ग्रोथ के एस्टिमेट लगा दिए हैं, जो कि हमें अगेन ये चीज का सिग्नल देता है कि इंडिया के आईटी सेक्टर में हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इंडिया के आईटी सेक्टर को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले हम इंडिया में आईटी सेक्टर में आते हुए इस चेंज को समझेंगे। सेकेंडली हम समझेंगे कि इस चेंज के पीछे के मेजर रीजंस क्या है और इस चेंज के चलते अब आगे आने वाले टाइम में जो आईटी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से वर्क करेगी। एंड थर्डली हम समझेंगे कि आगे आने वाले चेंज के बाद इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसमें जो बिजनेसेस है वो किस तरीके की आईटी कंपनीज पे फोकस करेंगे और उन सेगमेंट में इंडिया में कौन सी ऐसी लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा वर्क कर रही हैं और जिनको कि आप अपने पोर्टफोलियोज में ट्रैक कर सकते हो। बट बिफोर यू मूव टू आवर वीडियो, अ क्विक रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरीके की डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके की फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड आपके लिए क्विक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंटली आप अपने पोर्टफोलियोज में टोटल कितने आईटी स्टॉक्स रखे हुए हो। इज इट 2, इज इट 4 और इज इट 5 और मोर देन 5? नाउ विद दिस सबसे पहले हम आते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे, जहां पर हम आईटी सेक्टर में आ रहे हैं इस पूरे ही बिजनेस शिफ्ट को समझते हैं। तो देखिए, लास्ट कुछ डेकेड्स में इंडिया के आईटी सेक्टर में जो हमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिली है ना, ये एक सिंपल फिनोमेना की वजह से हमें देखने को मिली है, जहां पर यूएस एंड यूरोपियन बेस्ड जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी लाइक रिटेल जायंट्स हो गए, हेल्थ केयर कंपनीज हो गई या फिर उनके बैंक्स वगैरह हो गए, ये जो सारी कंपनीज थी इनके अपने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करते थे। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए एक काफी बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ टेस्टर्स, सपोर्ट स्टाफ और जो पूरी वेबसाइट वगैरह को मेंटेन करती हैं। अब ये जो पूरा ही वर्क होता है ये लो स्किल्ड वर्कर्स का होता है और लो स्किल्ड इंजीनियर्स का होता है। और वहाँ अगर वो अपनी कंट्री में इन सपोर्ट स्टाफ को खुद हायर करेंगी इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो उनकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ेगी, बिकॉज उधर के जो इंजीनियर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं अपने आर्स का। तो उन्हें ज़रूरत थी कि इस पूरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्हें जो इंजीनियर्स है वो काफ़ी कम कॉस्टिंग पे मिल जाए, और ये उन्हें मिल जाते थे इंडिया में। और केवल लो स्किल्ड नहीं, बल्कि इंडिया से अगर वो कोई हाईली स्किल्ड इंजीनियर को भी हायर करते हैं तो उसको हायर करने की भी जो उनकी कॉस्टिंग पड़ती थी वो काफ़ी कम पड़ती थी इंडिया में एज कम्पेयर टू अगर वो सेम स्किल लेवल के जो वर्कर है उसको अपनी कंट्री में हायर करते थे। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए और अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ये जो यूएस या यूरोपियन बेस्ड कंपनीज थी, ये इंडिया के जो टेक जायंट्स है लाइक इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके पास लेके जाते थे कि हम आपको 5 to 10 ईयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जो आपको आपको हमारा पूरा जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मैनेज करना है। अब ये मल्टी मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, जिनको मिलने के बाद हर साल ये जो इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज थी ये हमारी टीयर 2 या टीयर 3 मेजोरिटी ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जाके मास लेवल पे रिक्रूटमेंट करती थी और उधर से उनको इस तरीके के जो इंजीनियर्स हैं वो मिल जाते थे, जहाँ पर ये जो कंपनीज थी उनको आर्ली बेसिस पे करती थी। और अगर वो यहाँ पर एक इंजीनियर को 30,000 रुपीज़ पे कर रही है तो वहाँ से यूरोपियन या यूएस बेस्ड कंपनी से उसका वो चार्ज उनको 50,000 रुपीज़ करती थी और बीच में जो मार्जिन बचता था वो इन कंपनीज का प्रॉफिट हुआ करता था। बट इस पूरे ही सिस्टम में ब्रेकडाउन होना तब चालू हुआ जब लास्ट कुछ सालों में हम इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में
एआई का काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आज के टाइम काफ़ी सारी कंपनीज़ को ये बात समझ में आ रही है कि अगर वो अपने सिस्टम्स में एआई इंप्लीमेंट करती हैं, तो उसके चलते उनके सिस्टम की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और एआई एक ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क भी कर सकता है। तो इस पूरे डेवलपमेंट के चलते अब जो यूएस या यूरोपियन बेस्ड कंपनीज हैं, इनकी जो डिमांड थी इन कंपनी से लाइक इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी से, ये चेंज होने लगी है। जहां पर पहले ये इस तरीके की डिमांड्स करते थे कि हमें अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए 100 टेस्टर्स की जरूरत है। अब ये डिमांड चेंज होकर इस तरीके की आने लगी है कि हमें आप ऐसा एआई मॉडल बिल्ड करके दो जो हमारे लिए 100 टेस्टर्स का वर्क कर सके। अब डिमांड में ये शिफ्ट हमें इसीलिए भी देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले एआई लोगों से ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और सेकेंडली ये छुट्टी नहीं लेगा, और थर्डली इसको जो रन करने का और हायर करने का जो पूरा एक कॉस्टिंग है, वो उनको काफ़ी कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो 100 इंजीनियर्स को हायर करते हैं। एंड इसीलिए रिसेंटली इन्फोसिस के काफ़ी बड़े और पुराने क्लाइंट जो कि इनके साथ सालों से कॉन्ट्रैक्ट में थे, उन्होंने भी इन्फोसिस के साथ अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया है, जो कि $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड लेट मी टेल यू, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के बाद उन्होंने गूगल के एआई के साथ इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सोल्यूशन ढूंढा। और मजे की बात तो ये है कि जो कॉस्टिंग में वो इन्फोसिस से अपना सारा काम करा रहे थे, गूगल एआई के थ्रू उनको 41% कॉस्टिंग भी बची, प्लस उनका प्रोसेसिंग टाइम भी इस पूरे प्रोजेक्ट का 67% से बढ़ गया। और इस पूरे मॉडल को एआई के थ्रू शिफ्ट होने और लाइव होने में केवल 8 मंथ्स का टाइम लगा। यानी जहां पर पहले उन्हें 500 इंजीनियर्स की टीम और लगभग 2 साल का टाइम लगता था जिस काम को करने में, अब वही काम वो एआई की मदद से लगभग हाफ ऑफ द कॉस्ट और उसे आधे टाइम में कर दे रहे हैं। अब इस पूरे ही शिफ्ट का इम्पैक्ट आपको इन्फोसिस जैसी कंपनीज के फाइनेंशियल्स में साफ देखने को मिल जाएगा, और उसके लिए मैं आपको स्कैनेक्स पे लेके चलता हूं, जो कि अगेन धन का ही एक स्टॉक रिसर्च प्लेटफॉर्म है। तो देखिए, इधर अगर आप इन्फोसिस को चेक करो, तो इन्फोसिस का करंट में अगर आप मार्केट कैप देखो तो वो 6,52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। करंट पी रेशियो 24 का है, डिविडेंड यील्ड 2.73% की है। और यहाँ से कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो कंपनी ने बनाया था 2,000 रुपीज़ का, और करंट में कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 500 रुपीज़ डाउन है। अब अगर कंपनी के रिटर्न्स देखो आप इन्वेस्टमेंट के, तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भले ही आपको 5 ईयर रिटर्न 122% के देखने को मिल रहे हैं, पर इसके अगेंस्ट अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के रिटर्न्स देखो लाइक 4 ईयर्स के रिटर्न्स, 3 ईयर्स के, या 2 या 1 ईयर्स के, तो ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं। और 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हो कि जब कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई अराउंड जनवरी 2022 में बनाया था, उसके बाद से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार कंसोलिडेट ही कर रहा है। अब इसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको एक फोरकास्टिंग फीचर देखने को मिलता है, जहाँ पर अगर आप एबिटा मार्जिन के इसके फोरकास्ट देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि करंट में जहाँ पर कंपनी के करंट जो एबिटा है वो अराउंड 1164 के हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि बेस्ट केस पॉसिबिलिटी में भी, यानी जो हाई केस पॉसिबिलिटी हमने ली है, उसके केस में भी ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि कंपनी केस में जो इनका एबिटा मार्जिन है वो फॉल होंगे। और अगर आप मॉडरेट और लोअर केस को देखोगे तो वो तो और भी ज़्यादा खराब है। और केवल इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी की नेट इनकम या फिर ईपीएस को भी देखोगे, तो वो भी हमें फोरकास्ट में यही दिखा रहे हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी आगे आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट या फिर जंप हमें दिखाने नहीं वाली। इसके बाद अगर आप कंपनी के ग्रोथ रेट को देखोगे, तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का जो आरओई रहा है वो -12% का रहा है, आरओसी -7.58% का रहा है, और यहाँ पर अगर आप कंपनी के एबिटा मार्जिन देखोगे तो -1.60% के रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखोगे रिसेंटली, तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के केस में अगर आप इनकी रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से साफ देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट हमें दिसंबर 2023 से ही ये स्टेगनेटेड ही देखने को मिल रहे हैं, और कोई बहुत मेजर हमें जंप देखने को नहीं मिल रहा। प्लस यहाँ पर अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स पे भी नजर डालो, तो नेट प्रॉफिट्स भी पिछले कुछ क्वार्टर से हमें स्टेगनेटेड ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स वाले सेक्शन पे जाओ, तो ये सेक्शन में आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ टाइम में, यानी 1 मंथ या फिर 3 मंथ्स में, इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है उसमें कैसा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो इधर आप साफ देख पाओगे कि पिछले 1 मंथ या फिर 3 मंथ की ड्यूरेशन में भी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने या तो अपनी जो इन्फोसिस में होल्डिंग है उसको सेल यानी कम किया है, या फिर अपनी जो होल्डिंग है उनको कांस्टेंट रखा है यानी कुछ बढ़ाया नहीं है। तो ये चीज़ें हमें बताती है कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी हैं, वो भी अपना जो ट्रस्ट है फॉर द अपकमिंग 3 to 4 ईयर्स, उनको इन्फोसिस के बिजनेस मॉडल पे कम वो ट्रस्ट हो रहा है। अब इसके बाद अगर आप कंपनी के कॉर्पोरेट फाइलिंग वाले सेक्शन पे जाओ, तो यहाँ पर आपको कंपनी के रिसेंट जितनी भी कॉर्पोरेट फाइलिंग रही है, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट, वो डायरेक्टली अब यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे कंपनी के जाओगे, तो यहाँ पर अगर मैं आपको इन्फोसिस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, तो हेयर यू कैन क्लियरली सी कि इस ड्यूरेशन में जहाँ पर आपको कंपनी के अलग अलग सेगमेंट से डिफरेंट जो कंपनी का रेवेन्यू आता है उसका डेटा मिलता है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप ईयर बेसिस पे कंपेयर करो, यानी मार्च 31 2025 के क्वार्टर को लास्ट ईयर मार्च 31 2024 वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट को छोड़ के जो कि बाकी इनके सेगमेंट में इनके जो क्लाइंट्स हैं, यानी रिटेल क्लाइंट्स थे, जो एनर्जी यूटिलिटीज़ में क्लाइंट थे, कम्युनिकेशन सेक्टर में जो क्लाइंट्स थे, और जो हाईटेक इंडस्ट्री वगैरह में क्लाइंट्स थे मेजरली,
उनमें से मैक्सिमम केसेस में आपको कंपनी केस में जो रेवेन्यू के सोर्स थे वो कमी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज़ हमें क्लियरली बताती है कि इन रिटेल, एनर्जी और ये सारे सेगमेंट में कंपनी का जो क्लाइंट बेस था वो धीरे धीरे कंपनी के ट्रेडिशनल मॉडल से अब शिफ्ट होकर वो एआई बेस्ड सोल्यूशन ढूंढ रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के शिफ्ट के कुछ और मेजर रीजंस को हम समझेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखेंगे कि इस शिफ्ट के चलते अब आईटी इंडस्ट्री किस तरीके के बिजनेस मॉडल पे शिफ्ट हो रही है। तो देखिए, ये चीज़ तो हमको सबको ही समझ में आ रही है कि इस आईटी इंडस्ट्री के मेन शिफ्ट होने के पीछे का रीजन बहुत कॉस्ट और एफिशिएंसी है। जहाँ पर पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि स्पेशली आफ्टर कोविड ओवरऑल वर्ल्ड में जो सारी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें हमें हाई इन्फ्लेशन, रिसेशनरी कंडीशंस या फिर काफ़ी सारे स्लो डाउन की कंडीशंस देखने को मिल रही है, जिससे सारी जो मेजर कंपनीज है उनका प्राइमरली एक ही फोकस है कि वो कैसे अपने ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर को चलाने की जो कॉस्टिंग है उसको कम से कम कर पाए। जहाँ पर रिसेंटली हमने देखा कि खुद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हजारों की तादाद में अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ले ऑफ कर रही हैं, बिकॉज वो जो काम है वो एआई के थ्रू मोर एफिशिएंटली हो पा रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, जहाँ पर पहले किसी काम के लिए अगर 100 इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही थी, अगर वही काम कोई एआई मॉडल कर दे रहा है जिसको बनाने की कॉस्टिंग हाफ से भी कम आ रही है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो मोर एक्यूरेट है, वो छुट्टी भी नहीं लेता, वो वीकेंड्स पे भी काम करता है और मोर इम्पोर्टेंटली साल दर साल आपको इन्फ्लेशन के चलते उसको इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ता। एंड इसीलिए ये कंपनीज प्रेफर कर रही हैं कि सालों के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किसी कंपनीज के एम्प्लॉयज को हायर करने से अच्छा है कि वो एक एआई एजेंट या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले जो कि उनके लिए सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट आगे आने वाले टाइम में करे और केवल एक छोटा सा कॉस्ट उन्हें पे करना पड़े उस पूरी एजेंट को रन करने के लिए। अब ये तो हो गया पहला रीजन। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में, जिसके बारे में मैंने खुद इंडस्ट्री में अपने कई सारे फ्रेंड्स जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में काफ़ी अच्छी टेक पोजीशंस पे हैं उनसे इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है। और वो रीज़न क्या है? तो देखिए, अभी भी बहुत सारा ऐसा काम है जो कि कंप्लीटली एआई बेस्ड नहीं हो सकता और जिसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन या लोगों को खुद कोड लिखने की ज़रूरत है। और कंपनीज को भी ये बात पता है कि अभी एआई इतने बड़े लेवल पर डेवलप नहीं हुआ है कि वो सारा काम खुद कर सके। तो देखिए, ऐसे केस में उन्हें कई सारी इंजीनियर्स की टीम की अभी भी ज़रूरत पड़ती है। बट इसमें भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हमें ये देखने को मिल रहा है कि मान के चलिए, पहले किसी इंजीनियर को अगर कोई कोड लिखने को दिया जाता था तो उसको वो कोड लिखने में इन एंड अराउंड हफ्ते भर से लेकर 2 हफ्ते लग जाते थे। अब जब से चैट जीपीटी जैसे टूल्स आए हैं तो मेरे फ्रेंड्स ने खुद ये बात बताई है कि उन टूल्स की मदद से अब उन कोड्स में से 60 to 70% कोड वो एआई उनको लिख के दे देता है और फिर उसके थ्रू उनको जो कोड मिलता है उसमें माइनर चेंजेस के बाद डायरेक्टली वो कोड अपने डेवलपमेंट में पुश कर देते हैं और उससे सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। लेट मी टेल यू, आज के टाइम कई सारी इंडस्ट्रीज के पूरे पूरे कोड तक 60 to 70% हमें एआई के थ्रू ही लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो पूरे सिस्टम देखने को हमें मिल रहा है, इससे होता क्या है? मान के चलिए एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया गया जिसको करने में इन जनरल 12 से 15 दिन लगने थे। अब इस केस में अगर वो चैट जीपीटी जैसे टूल का यूज़ करता है अपने पूरे ही कोड को लिखने के लिए, तो वो काम अब वो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम कर दे रहा है और बाकी के दिन वो आराम से फ्री बैठा हुआ है, जिसको कंपनी को उसको उसकी कॉस्टिंग देनी पड़ रही है बिकॉज कंपनी को देखने को मिल रहा है कि उसको इस काम को करने में 12 दिन लगेंगे। अब पहले जहाँ पर बाकी सारे क्लाइंट्स इंडस्ट्री में जो इंजीनियर्स हैं उनको पर आवर के बेसिस पे चार्ज करते थे, बिकॉज उनको इतने घंटे के हिसाब से कि जितने घंटे उन्होंने दिए उन एफर्ट्स के अकॉर्डिंग पे किया जाता था। अब वो रूल्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्री में जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि ये जो सारे इंजीनियर्स हैं वो 1/4 से भी कम टाइम में उस सारे काम को चैट जीपीटी जैसे टूल्स की मदद से कर दे रहे हैं, तो फिर हम इनको आर्ली बेसिस पे इतना ज़्यादा पे क्यों करें? तो यहाँ पर अब जो उनका चार्जिंग का मैट्रिक्स है वो भी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जहाँ पर अब जिन न्यू प्राइसिंग मॉडल पे ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है उसमें सबसे पहला आता है आउटकम बेस्ड मॉडल। और जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर पहले आवरली बेसिस यानी एफर्ट्स के बेसिस पे इंजीनियर्स को पे किया जा रहा था, अब उसकी जगह लोगों को रिजल्ट्स के बेसिस पे किया जा रहा है कि आपने कितना ज़्यादा टाइम सेव किया है या फिर कितने डिफेक्ट्स आपने सॉल्व किए या फिर कंपनी के बिजनेस के लिए कितने कन्वर्जन्स आपने लाए। उस कन्वर्जन के बेसिस पे जो भी आपका आउटकम निकल के आएगा उसके बेसिस पे इंजीनियर्स को पे किया जा रहा है। सेकेंडली, ये इंडस्ट्री अब प्लेटफॉर्म एज अ लाइसेंस बेस्ड बिलिंग पे शिफ्ट हो रही है, जहाँ पर कई सारी कंपनीज अपने खुद के सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने खुद के सॉफ्टवेयर बना रखे हैं जो कि डिफरेंट कंपनी से केस में उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनके प्रोसेस को ऑटोमेट करने में उनकी हेल्प करते हैं। जहाँ पर ये जो सारी कंपनीज हैं जिनको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो इन कंपनी से उन सॉफ्टवेयर की जो सब्सक्रिप्शन है उसको ले रही हैं और उनको मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे पे कर रहे हैं, जिस तरीके से आप एक नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन को पे करते हो। एंड थर्डली, आज के टाइम काफ़ी सारी कंपनी शेयर्ड शिफ्ट मॉडल पे वर्क कर रही हैं, जहाँ पर जो भी उनके वो क्लाइंट्स होते हैं उनसे वो सिंपल बोलते हैं कि अगर आप एआई की मदद से हमारे पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करके जितना भी हमारा एडिशनल कॉस्टिंग बचा लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये पूरा ही काम अपने 100 इंजीनियर्स को फायर करके एक एआई मॉडल को बिल्ड करके 40% लेस कॉस्ट में कर लिया, तो जितना कॉस्टिंग आपने हमारा बचाया उसमें से कुछ कॉस्टिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस शेयर शिफ्ट मॉडल में भी काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं वो अब शिफ्ट हो रही हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट पर, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में इस पूरी स्ट्रक्चरल शिफ्ट के चलते
आईटी सेगमेंट में वो कौन से ऐसे सेगमेंट्स होंगे जिनमें हमें सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, और उन सेगमेंट में प्रेजेंट कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूव टू देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिन भी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लीज उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। वो केवल हम एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे फर्दर इन कंपनीज पे अपनी खुद की रिसर्च करो। इसमें जो हमारा सबसे पहला सेगमेंट आता है वो आता है सास बेस्ड कंपनीज का, यानी जो कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अब इसके केस में ये जो कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, या फिर उनका जो वर्क फ्लो है उसको ऑटोमेट कर रहे हो। इसके केस में जो भी इनके क्लाइंट्स होते हैं वो इनके सॉफ्टवेयर्स को मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे लेते हैं, उनको एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू का सोर्स मिलता है। और यहाँ पर एक बेस्ट बात ये होती है कि जहाँ पर पहले अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट प्रोजेक्ट लेते थे तो उसके केस में उनको नंबर ऑफ इंजीनियर्स लगाने पड़ते थे जो कि उस पूरे वर्क में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे। पर इस केस में वो अपना सॉफ्टवेयर सर्विस कितने भी मल्टीपल क्लाइंट्स को बेच सकते हैं, जिससे उनका जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड होता है। बस यहाँ पर उनको सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए अपनी जो टीम है उसको बढ़ाना पड़ता है। अब इस सास इंडस्ट्री में जो सबसे पहली कंपनी काफी ज्यादा अच्छा कर रही है इवन इन दिस टफ टाइम्स, उस कंपनी का नाम है जैगल प्रीपेड। अब जैगल प्रीपेड करती क्या है, तो देखिए जैगल अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरप्राइजेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जहाँ पर हमें पता है कि जितनी बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस होती हैं उनके कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। उन एम्प्लॉयज़ के केस में उनकी जितनी भी सैलरीज होती है, बिलिंग्स होते हैं, रीइंबर्समेंट्स, अलॉटमेंट्स और इवन जो वेंडर साइज पेमेंट्स होते हैं उनको भी इंटरप्राइज को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा हसल होता है। बट जैगल इस पूरी प्रॉब्लम को अपने एआई बेस्ड वर्क फ्लो के चलते काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना देता है, जहाँ पर ये जो बड़ी बड़ी इंटरप्राइज होती हैं इनके सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेके इस पूरे प्रोसेस को एकदम ऑटोमेट कर देती है। जहाँ पर आज के टाइम अगर आप जैगल के फाइनेंशियल्स को देखोगे तो स्कैनएक्स की वेबसाइट पर अगर आप जैगल को सर्च करोगे तो हेयर सबसे पहले अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखो तो ये कंपनी अभी भी साइज में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 5,685 करोड़ का है जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो 4 रुपीज़ का है। पी रेशियो आपको ज़्यादा लग सकता है, पर इस ये पी रेशियो कंपनी इतना प्रीमियम क्यों कमांड कर रही है इसको भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कंपनी अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है 591 रुपीज़ का, जहाँ से कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी अराउंड 150 रुपीज़ डाउन है। इस पूरे ही टफ टाइम्स में जहाँ पर बाकी सारी इंडस्ट्री में जो कंपनीज है वो सफ़र कर रही हैं, वहाँ पर अगर आप कंपनी के रिटर्न्स देखोगे फॉर लॉन्ग टर्म तो 5 ईयर्स में कंपनी ने 169%, 4 ईयर्स में भी 169% और इवन 3 ईयर्स में भी 169% रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। इट्स बिकॉज कंपनी को अभी लिस्ट हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जहाँ पर कंपनी रिसेंटली अक्टूबर 2023 में ही मार्केट में लिस्ट हुई थी। इसीलिए कंपनी को लास्ट 2 साल में अभी इस साल हमें 48% के रिटर्न देखने को मिले हैं, जब ओवरऑल इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से हमें 169% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप स्कैनएक्स के एनालिस्ट रेटिंग के फीचर पे जाओ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जहाँ पर कई सारे एनालिस्ट एक पर्टिकुलर कंपनी को कवर करते हैं और अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी एनालिस्ट ने इस कंपनी को कवर किया है, इंटरेस्टिंगली सब ने बाय रेटिंग इस कंपनी को दी है और होल्ड और सेल किसी ने नहीं बोला है। अगर आप कंपनी के फोरकास्ट वाले सेक्शन पर जाओ तो सबसे पहले जहाँ पर हमने ओवरऑल इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनी के केस में उनके एबिटा मार्जिन के जो फोरकास्ट है उनमें काफ़ी बड़ा डिक्रीज देखा था, वो यहाँ पर इनके जो मार्जिन है उनके फोरकास्ट में हम अच्छा खासा अपसाइड देख रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि कंपनी जिस स्टॉक प्राइस पे अभी ट्रेड कर रही है, वहाँ से कंपनी केस में हाई, मीन और लो तीनों ही केस में करंट से ऊपर ही कंपनी का प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस है, यानी कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी हमें इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पे मिल रही है। इसके बाद अगर आप कंपनी की ग्रोथ रेट देखोगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को जो रेवेन्यू है वो 24.82% से ग्रो हुआ है। नेट इनकम में हमें 57.87% की ग्रोथ देखने को मिली है। आरओई कंपनी का 57% का है और आरओसीई 48% का है। और यही रीज़न है, मैंने आपको बताया था कि कंपनी केस में उनका जो पी रेशियो है वो इतना हाई देखने को मिल रहा है, बिकॉज जब कोई कंपनी इतनी ज़्यादा हाई रेट से ग्रो करती है तो वो एक हायर पी कमांड करती है। अब जहाँ मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है, वहीं अगर इस कंपनी के आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो सिंस जून 2023 से लेकर अभी तक क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है विदाउट मिसिंग एनी पर्टिकुलर क्वार्टर। कंपनी के एक्सपेंसेस भले ही ग्रो किए हैं, पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एट अराउंड 9%। अगर आप बात करोगे नेट प्रॉफिट्स की तो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, जहाँ पर जो नेट प्रॉफिट जून 2023 के क्वार्टर में 2 करोड़ के राउंड थे वो आज के टाइम बढ़ के 31 करोड़ हो गए हैं। और इवन इसको अगर आप लास्ट क्वार्टर से ही कंपेयर करोगे, यानी दिसंबर 2024 वाले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो इनकी ओवरऑल नेट प्रॉफिट्स में हमें 50% से भी बड़ा जंप देखने को मिला है। अब बात करोगे कंपनी की बैलेंस शीट की तो कंपनी के टोटल एसेट्स आज के टाइम 696 करोड़ के राउंड है। बात करोगे टोटल लाइबिलिटीज़ की तो वो भी अराउंड उतनी की ही।
और इसके अलावा अगर आप अदर पैरामीटर्स देखो लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले किसी भी कंपनी केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग। इस कंपनी केस में बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस वगैरह करनी थी, तो पिछले कुछ टाइम में कंपनी में जो प्रोमोटर्स थे उन्होंने अपने स्टेक सेल किए थे। बट लास्ट क्वार्टर में जब कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पर हमें 300 रुपीज़ तक फॉल होते हुए देखने को मिला था, उस स्टॉक प्राइस और कंपनी की इतनी सस्ती वैल्यूएशन का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने कंपनी में अराउंड 4% स्टेक इंक्रीज़ किया है, वो भी केवल एक क्वार्टर में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। बात करोगे एफ की होल्डिंग की, तो उसमें आज के टाइम एफ की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और इवन डी भी कंसिस्टेंट अपना जो स्टेक है उसको इस कंपनी में हैवी रखे हुए हैं। पर इन सब के अगेंस्ट अगर पब्लिक का और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक देखोगे तो वो अराउंड 25% का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा कि कंपनी केस में अगर आप इनके कॉर्पोरेट फाइलिंग में जाओगे, जहाँ पर आपका कंपनी का रीसेंट रिजल्ट और कॉन कॉल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर अगर आप इनके ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करोगे, तो ट्रांसक्रिप्ट में कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री करी है, जहाँ पर अगर आप इनके पेज नंबर 10 पे जाओगे, तो हेयर मैनेजमेंट ने खुद ये बात बोली है कि वो ये टारगेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में कंपनी एटलीस्ट 30 to 40% की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन रखे, और किसी कंपनी के केस में अगर वो 30 to 40% ईयरली बेस पे ग्रो करती है तो ये काफ़ी बड़े नंबर्स हो जाते हैं। अब इसके बाद इसी सास इंडस्ट्री में जो हमारी सेकंड कंपनी आती है वो है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये कंपनी अपने सास बेस्ड एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर्स के चलते ओवरऑल वर्ल्ड की हॉस्पिटैलिटी और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको सर्व करती है। अब रेड गेन को आप ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक डिजिटल कंट्रोल टावर कह सकते हो, जहां पर ये अपने एआई पावर्ड सास सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ जो सर्विसेज हैं वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिनको मैं आपको ईजी वे में समझाता हूँ। मान के चलिए कोई होटल या फिर एयरलाइन कोई कंपनी है। अब उन कंपनी के केस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप अपनी प्राइसिंग बुक करते हो तो उस एयरलाइन की जो प्राइजेस है वो डायनेमिक होती हैं, यानी अगर आपने 3 से 4 बार उस एयरलाइन को सर्च किया तो आपको प्राइस बढ़े हुए होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आपने सेम एयरलाइंस को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे भी चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उन पे भी इसके जो प्राइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्राइसिंग बढ़ा रहा है, वो जो डायनेमिक प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही है, वो इस पूरे ही ब्रेन के पीछे का जो हाथ है वो रेट गेन का ही है? बिकॉज वो ये चीज़ देख लेता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को यहाँ पर जाने की ज़रूरत है और इसलिए ये बार बार चेक कर रहा है, तो वो जो अपनी ट्रैवल एजेंट्स है यानी जो सारी एयरलाइंस वगैरह हैं उनको ये सिग्नल दे देता है कि आप इसकी प्राइसिंग बढ़ा दीजिए, फिर भी आपकी जो टिकट्स हैं वो हायर प्राइस पे बिक जाएंगी। इसके अलावा आप देखते हो कि जो भी सारी एयरलाइंस होती हैं, अगर आप उनकी टिकट को एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे बुक कर देते हो तो उतनी ही नंबर ऑफ टिकट्स आपको उनके जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको बुक देखने को मिलती हैं। तो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है लाइव बेसिस पे, ये भी रेटगिन के जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ये करा देते हैं। इसके साथ ही रेटगिन अपने क्लाइंट्स को ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उनकी बुकिंग्स कौन सी वेबसाइट से ज़्यादा आ रही हैं, या फिर अगर उन्हें अपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। प्लस ये जो पूरी सास बेस्ड सॉफ्टवेयर अपना एआई के थ्रू प्रोवाइड करता है, इस सास बेस्ड सॉफ्टवेयर का वो अपने क्लाइंट से एक सब्सक्रिप्शन फी चार्ज करता है, जिनको उनके क्लाइंट मंथली बेसिस पे या फिर एनुअली बेसिस पे पे करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो आज के टाइम 100+ कंट्रीज़ में 2800 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। और इनका एक रेवेन्यू मॉडल ये भी है कि ये जो पूरी एनालिटिक्स ये प्रोवाइड करते हैं, अगर एक पर्टिकुलर इनके क्लाइंट को और भी डीप एनालिटिक्स चाहिए कि एक पर्टिकुलर कस्टमर का मुझे और डेटा दो कि ये मंथली या फिर ईयरली कितना ट्रैवल करता है, तो जितना डिटेल एनालिटिक्स आप इनसे मांगोगे उतना ज़्यादा इनका जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट होता है वो बढ़ता जाता है। प्लस कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी केस में इनका जो 90% ऑफ जो रेवेन्यू है वो इनके कंसिस्टेंट जो इनके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उनसे आता है, जो कि ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी के साथ जो भी इनके क्लाइंट्स एक बार जुड़ते हैं वो इनके बिजनेस के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टिकी रहते हैं। अब इसके बाद अगर आप रेट गिन के भी फाइनेंशियल्स पे नज़र डालो, तो एज यू कैन क्लियरली सी कि रेट गेन भी अभी काफ़ी मिड साइज कंपनी है, जिसका करंट मार्केट साइज 5,500 करोड़ के अराउंड है, और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 25 के अराउंड है। कंपनी का जो करंटली स्टॉक प्राइस है लास्ट एक साल में 36% से डाउन है, जहाँ पर कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 859 रुपीज़ का, और करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 50% से फॉल हो चुका है। अब इस पूरे ही फॉल के पीछे का क्या रीज़न है इसको भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखोगे, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में केवल 31% के रिटर्न्स दिए हैं, और स्पेशली कंपनी की जो बिजनेस है उसमें हमें जो अप ट्रेंड देखने को मिला है वो आफ्टर कोविड देखने को मिला है। बट स्टिल लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स कंपनी के नेगेटिव है। बात करोगे एनालिस्ट रेटिंग की, तो उसमें 42% एनालिस्ट इसको बाय रेटिंग देते हैं, बाकी के बचे हुए 42.8% एनालिस्ट इसको होल्ड रेटिंग देते हैं, और 14% एनालिस्ट का मानना है कि आपको कंपनी को सेल कर देना चाहिए। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको केवल इन एनालिस्ट की रेटिंग पे अपने बाय एंड सेल डिसीजन नहीं लेने हैं, यहाँ पर आपको अपनी खुद की भी रिसर्च करनी है। यहाँ पर आपको कंपनी इस केस में लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिल जाती है। अब अगर आप बात करोगे कंपनी केस में फोरकास्ट की,
तो सबसे पहले अगर आप प्राइस के बेसिस पे फोरकास्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि करंट जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है, यहाँ से कंपनी के अगर आप फोरकास्ट देखोगे तो इवन वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी में भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसको यहाँ से अपसाइड शो कर रहा है, और बेस्ट केस पॉसिबिलिटी हमें दिखा रहा है कि 830 तक का मार्क टच कर सकता है। अगर आप अदर चीज़ें फॉर एग्जाम्पल कंपनी की आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखोगे तो उसमें भी दिखा रहा है कि यहाँ से आगे कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी इंक्रीज हो सकता है। अब अगर आप कंपनी के अदर पैरामीटर्स को देखोगे तो सबसे पहले अगर आप कंपनी के ग्रोथ रेट देखो लास्ट 1 ईयर के, तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 70% से, नेट इनकम में हमें ग्रोथ 112% की देखने को मिल रही है, कैश फ्लोज 192% से ग्रो हुए हैं, आरओई काफ़ी कम है 3% के, बट आरओसी कंपनी केस में 40% के देखने को मिल रहा है, और एबिटा मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी 29.5% के देखने को मिल रहा है। पर यहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी केस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं तो स्टॉक प्राइस में हमें इतना बड़ा डिक्लाइन क्यों देखने को मिला? तो इसका रीज़न मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स में दिखाता हूँ। तो अगर आप कंपनी के बेसिस पे इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर यानी मार्च और जून 2024 के क्वार्टर्स में कंपनी के केस में का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा फ्लैट हुआ था, और जहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थे वो भी 21% से फॉल होकर 19% के राउंड आ गए थे। पर इन पूरे ही जो चीज़ों में चेंज आया था ये हमें वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पर रेवेन्यू वापस से इंक्रीज हुए हैं, प्लस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी हैं वो भी वापस से अपने ऑल टाइम हाई यानी 22% पे जंप कर चुके हैं। बात करोगे कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की, तो बीच में रेवेन्यू के फॉल होने की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में भी फॉल देखने को मिल रहा था, बट अगेन हमें वो भी अभी लेटेस्ट क्वार्टर में इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ये चेक करोगे कि कंपनी केस में हमें एनुअल बेसिस पे किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो इन वीक क्वार्टर्स के बावजूद एनुअल बेसिस पे अभी भी कंपनी ने अपने लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट्स में अराउंड 70% की ग्रोथ शो की है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब अगर आप कंपनी के अदर पैरामीटर्स देखो, अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट पर नजर डालो तो बैलेंस शीट कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जहाँ पर कंपनी के टोटल रिजर्व्स आज के टाइम 1444 करोड़ के हैं, विच शो से कंपनी फंडामेंटल बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालो तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी कि कंपनी के जो ओवरऑल प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग हमें लगभग 48% की देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग पिछले कुछ टाइम में हमें स्टेबली देखने को मिली है, पर हल्का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, जहाँ पर सितंबर 2024 में ये 10% की राउंड थी और अभी 7.6% की राउंड है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप डीआईआईज की होल्डिंग देखोगे तो उसमें हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे क्वार्टर एंड क्वार्टर एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट अगेंस्ट टू दिस अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो अभी 11.73% की है। अब इसके बाद हमारा सेकंड सेगमेंट आता है एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का। ये कंपनीज वो सारे टूल्स और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो कि एक एआई को चलने के लिए एक बैकएंड पे काम करते हैं। और इस पूरे ही सेगमेंट में जो सबसे पहली कंपनी और सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे देखने को मिली उस कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एआई, क्लाउड, डेटा और इवन एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म बना के देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको अपना पूरा ही जो बिजनेस है उसको एआई के थ्रू ऑटोमेट करना हो और उसको क्लाउड पे शिफ्ट करना हो। इसको मैं आपको इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इमेजिन यू आर अ बिग कंपनी, यानी आप कोई बैंक, हॉस्पिटल चेन या फिर कोई बड़े टेक जाइंट हो। आपके केस में आपको जो आपका सारा डेटा है जो कि आपके ऑलरेडी अभी ऐप्स वगैरह में स्टोर है, उसको ऐप्स वगैरह से हटा के डायरेक्ट क्लाउड पे स्टोर कराना है। तो सबसे पहले जो परसिस्टेंट सिस्टम है आपके लिए ये काम करेगा। फिर जब वो सारा ही डेटा क्लाउड पर चला जाएगा तो उसे अपने एआई की मदद से उस कस्टमर, जो कि सारी कस्टमर का डेटा होगा, उसको सर्व करने में आपको हेल्प करेगा, और एक पूरा रिपोर्ट आपको देगा कि किस तरीके के जो आपके कस्टमर्स हैं या फिर किस एज या फिर किस आपके जो सर्जरी है उसके लिए कस्टमर्स आपको ज़्यादा आए हैं। थर्डली आपको जो मॉडर्नाइज करके देगा आपके पूरे ही ओल्ड सॉफ्टवेयर को, और उसमें नए नए जो एआई टेक है उसको ऐड करके देगा, जो आपको डिफरेंट चैट बॉट्स और फ्रॉड डिटेक्शन वाली जो फीचर्स हैं ये आपको एआई के थ्रू वो मॉडर्नाइज करके देगा। और फोर्थली आपके लिए जो आपका पूरे टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्क्रैच से एक मॉडर्न फिनटेक ऐप में उसको कन्वर्ट करके देगा, जो कि आप ओवरऑल वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके लिए क्लाउड पे स्टोर होंगी। अब इसके बाद मैं आपको परसिस्टेंट सिस्टम्स के फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। तो हेयर यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट कैप वाइज कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका करंट मार्केट कैप 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 6,788 का, और कंपनी का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो वहाँ से अराउंड 1,000 रुपीज़ डाउन है। कंपनी का पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 63 का है। कंपनी के अगर आप अदर पैरामीटर्स देखो तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है, यानी कंपनी का डेट है वो एकदम मैनेजेबल है। और अगर आप कंपनी का पी रेशियो को डिवाइड करोगे सेक्टोरियल पी से, तो अपने सेक्टोरियल पी से कंपनी थोड़ा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ने 5 ईयर्स में स्टैगरिंग 2000% की रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 4 ईयर्स में 345%, 3 ईयर्स में 200%, 2 ईयर्स में 125%, और जहाँ पर लास्ट 1 ईयर में सारी इंडस्ट्री की मेजर कंपनी से सफ़र किया है वहाँ पर स्टिल इस कंपनी ने 55% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग देखो
तो 50% एनालिस्ट का मानना है कि आप उस कंपनी को बाय करना चाहिए। 18.75% आपको होल्ड करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं और सेल करने की आपको 31% दे रहे हैं। अब अगर आप फोरकास्ट की बात करोगे तो सबसे पहले अगर आप प्राइसिंग के बेसिस पर फोरकास्ट करोगे तो कंपनी केस में फोरकास्ट ये बताता है कि बेस्ट केस में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आने वाले टाइम में 7,730 तक का मार्क टच कर सकता है, ऑल टाइम हाई। और अगर सिचुएशन अगेंस्ट जाती है, यानी कोई बड़ा नेगेटिव केस कंपनी के इसमें होता है, तो वहां से कंपनी का स्टॉक प्राइस 3,400 रुपीज तक का डाउन भी बना सकता है। बात करोगे ग्रोथ रेट की, तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने रेवेन्यू को 18% से ग्रो किया है, नेट इनकम कंपनी की 18.72% से ग्रो की है, कैश फ्लोज कंपनी के 27.78% से ग्रो की है, आरओई कंपनी का नेगेटिव रहा है 5% का, और आरओसी 4.20% का, और एबिटा मार्जिन भी कंपनी के लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रहे हैं। बट लास्ट 1 ईयर तो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सफरिंग रहा था, पर इसी को अगर आप लास्ट 3 ईयर्स के बेस पे देखोगे तो पिक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि कंपनी के इसमें ये जो पिछले कुछ टाइम में स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिला था दिसंबर 2024 के बाद से, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो क्वार्टरली बेसिस पे, तो दिसंबर के बाद से यानी सितंबर 2024 के बाद से ही कंपनी के इसमें जो हमें ग्रोथ पहले देखने को मिल रही थी उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था। जहाँ पर अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर नजर डालो तो बीच में वो 18% से 17% के राउंड ड्रॉप हो गए थे, बट एज यू कैन सी कि लेटेस्ट क्वार्टर में वो वापस से 18% पे आ चुके हैं। बात करोगे आप नेट प्रॉफिट्स की, तो उनमें हमें ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे हमें इंक्रीज भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप ईयर इन ईयर बेस पे कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं टेलिंग 12 मंथ्स में वो 40% से इंक्रीज हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा जंप दिखाता है, जो कि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ का भी इंडिकेशन देता है कि जो ओवरऑल हमें दिसंबर के बाद से ओवरऑल कंपनी के स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिला है, ये मेजरली हमें सेंटीमेंट्स के बेस पे देखने को मिला है। बिकॉज अगर आप कंपनी के ओवरऑल नंबर्स देखोगे तो उसमें हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। बात करोगे कंपनी की बैलेंस शीट की, तो कंपनी के रेवेन्यू एंड सरप्लस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास एसेट्स आज के टाइम 7,374 करोड़ के हैं और उसके इक्विवेलेंट लाइबिलिटीज हैं, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट है उसमें हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। बात करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी में प्रोमोटर्स 30% के राउंड का स्टेक होल्ड करते हैं, जिन्होंने अपने लास्ट क्वार्टर में अभी 2 क्वार्टर पहले अपने जो स्टेक है जून के बाद उनको थोड़ा गिराया था। वहीं अगर आप एफ की होल्डिंग देखो तो वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंसिस्टेंट बेस पे इंक्रीज हुई है, और इवन जो डी है उन्होंने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में अपनी जो होल्डिंग है उनको गिराया है। बात करोगे पब्लिक की होल्डिंग को, तो पब्लिक की होल्डिंग भी जो कि जून 2024 में 14.2% के राउंड थी, वो आज के टाइम फॉल होकर 13.76% हो गई है। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड कंपनी जो कि इसी एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रही है, वो है E2E नेटवर्क्स। और इसका जो रोल है इंडिया के एआई एंड डीप लर्निंग के बढ़ते हुए अडॉप्शन में, वो काफ़ी क्रूशियल रोल है। क्या है वो रोल, चलिए समझाता हूँ। तो चलिए मान के चलिए कल को कोई स्टार्टअप है जो कि अपना खुद का कोई एआई मॉडल या फिर डीप लर्निंग जो मॉडल है उसको ट्रेन करना चाहता है, जिसके बेस पे वो कोई नया चैटबॉट बनाना चाहता है या फिर किसी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उसको डेवलप करना चाहता है। अब इस पूरे ही डीप लर्निंग के मॉडल को रन करने के लिए और इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको जीपीयूज और सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इन्हीं के बेस पे वो ट्रेन होते हैं। और ये जो जीपीयूज सर्वर्स है, ये जो स्टार्टअप्स है जनरली AWS या फिर जो गूगल के क्लाउड सॉफ्टवेयर है उनसे ये सर्वर्स लेते हैं। और जनरली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्टिंग करती हैं अपने सर्वर्स के लिए, जिसके बेस पे कई सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इनको इनकी जो हाई कॉस्ट है इनको अफोर्ड नहीं कर पाते। बट यही जो सर्वर्स और जीपीयूज होते हैं, ये E2E नेटवर्क आज के टाइम इन सारी कंपनीज को लोकली 30 to 40% कम कॉस्टिंग में प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इंडिया की एआई एंड डीप लर्निंग बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब अगर मैं आपको E2E नेटवर्क्स के फाइनेंशियल्स पे लेकर चलूँ, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो अराउंड 4,000 करोड़ का है, और कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो 118 का है। कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 5,487 का, एंड वहां से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% डाउन है। पर अगर आप कंपनी के अदर पैरामीटर्स को देखोगे, लाइक इनके 5 ईयर्स के रिटर्न्स, तो वहां आपको 5 ईयर्स के रिटर्न 15,000% से भी ज्यादा के देखने को मिलेंगे। लास्ट 4 ईयर्स के रिटर्न 7,000%, 3 ईयर्स के रिटर्न 2,000%। इसके अलावा 2 ईयर्स और 1 ईयर्स के बेसिस पे भी लास्ट कंपनी ने काफी ट्रिमेंडस रिटर्न्स दिए हैं। पर यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर इस तरीके के फिनोमिनल रिटर्न्स देख के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता है कि जो कंपनी पास्ट में इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है, क्या उसमें आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करते रहने का पोटेंशियल अभी बाकी है? तो इसको लेके हम इस चीज को समझने के लिए हम आगे कुछ और पैरामीटर्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप कंपनी के लास्ट 1 ईयर में ग्रोथ रेट को देखोगे तो 43% की कंपनी ने ईयर इन ईयर ग्रोथ शो की है, नेट इनकम 121% से ग्रो की है, कैश फ्लोस 20% के राउंड है, ROE 53% का है, और ROCE हमें -32% का देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी केस में यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले कुछ टाइम में करेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंज थिंग दिखेगी
कि पहले कंपनी केस में कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल रहा करते थे, जहाँ पर 2018 में हम देख सकते हैं कि 36 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू थे और इसकी जो स्टेबिलिटी काफ़ी कम थी, जहाँ पर 2021 में वापस हमें 36 करोड़ के ही रेवेन्यू देखने को मिल रहे थे। और इस पूरी ड्यूरेशन में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए थे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आफ्टर 2022 कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें स्टेबली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं ईयर बेसिस पे, जहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में तो ये 100% से भी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। और बात करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो करंटली कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ट्रेलिंग 12 मंथ में वो अपने हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने 100% से भी ज्यादा ग्रोथ की है ट्रेलिंग 12 मंथ में। इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट देखोगे तो वो भी आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, जहां पर कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस आज के टाइम 56 करोड़ के हैं। बात करोगे कंपनी के अदर पैरामीटर्स लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रोमोटर्स आज के टाइम कंपनी में अराउंड 43.60% का स्टेक होल्ड किए हुए हैं। और रिसेंट कुछ टाइम में कंपनी के प्रोमोटर्स से अपने स्टेक सेल किया है, बिकॉज सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो कंपनी ग्रोथ थी उसके लिए नए एक्विजिशंस करने थे, इसीलिए स्टेक को सेल किया था। और सेकेंडली जब कंपनी कोई बहुत छोटी होती है साइज में और उसको अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करना होता है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं उन्हें और भी ज़्यादा कैपिटल रेज करने के लिए अपनी इक्विटी सेल करनी होती है। तो हमेशा कंपनी केस में अगर कोई प्रोमोटर स्टेक सेल कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन नहीं होता। आपको ये देखना चाहिए कि वो जो स्टेक सेल हुआ है उसके पीछे के एक्चुअल रीजन क्या है। अब अगर आप बात करोगे एफआईएस की होल्डिंग की, तो वो लगभग नेग्लिजिबल है। डीआईएस ने लास्ट मार्च के क्वार्टर में 0.84% की अपनी होल्डिंग इस पूरी कंपनी ने बढ़ाई थी। और उसके अगेंस्ट अगर आप पब्लिक की होल्डिंग की बात करोगे तो वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम हुई है, बिकॉज कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो फॉल देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद थर्ड सेगमेंट हमारा आता है डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस पे वर्क करने वाली कंपनीज का। ये जो सारी कंपनीज हैं ये डिफरेंट अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके डेटा को स्टडी करती हैं, जहाँ पर वो उनके जो कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर, बाइंग पैटर्न और किस चीज़ को लेके वो अपने डिसीजंस लेते हैं, उस पूरे ही पैटर्न को एनालाइज करती हैं और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी पूरी ही वेबसाइट्स या फिर उनके जो प्रोडक्ट वगैरह की प्लेसमेंट है उसको डिज़ाइन कर पाएँ, जिससे उनके मैक्सिमम जो कन्वर्जन्स हैं वो हो पाएँ। और इस पूरे ही सेगमेंट में जो इकलौती कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है वो है लेटेंट व्यू। अब अगर मैं आपको लेटेंट व्यू के फाइनेंशियल्स पे लेके चलूँ, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है इसका करंट मार्केट कैप अराउंड 8,667 करोड़ का। कंपनी का करंट रेशियो पी रेशियो अराउंड 49 का है। और कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया था 575 का। एंड वहाँ से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ डाउन है। कंपनी के अगर आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं 14% के। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी की जो स्टॉक है वो लिस्ट ही हमारा 2021 नवंबर में हुआ था। और अगर आप कंपनी के लास्ट 2 ईयर्स के रिटर्न देखोगे तो वो 28% के हैं। और लास्ट 1 ईयर्स के जो रिटर्न है वो अगेंस्ट नेगेटिव है। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो कंपनी के रिटर्न है ये नेगेटिव क्यों है, तो इस चीज़ का जो आपको आंसर है वो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने को मिल जाएगा। बट उससे पहले अगर आप कंपनी की एनालिस्ट रेटिंग देखोगे तो 50% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसको बाय कर सकते हो। 50% बाकी के जो एनालिस्ट हैं वो आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि अगर आप इस कंपनी को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो उसको आप कंटिन्यू होल्ड करो और उसको सेल मत करो। और 0% एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप इस कंपनी को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आपको उसको सेल कर देना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप ये देखो कि कंपनी के फोरकास्ट क्या है, तो सबसे पहले अगर आप प्राइस को लेकर फोरकास्ट की बात करो तो यहाँ पर आपको हाई, मीन और लो तीनों ही सिचुएशन में ये फोरकास्ट मिल रही है कि कंपनी को जो आगे आने वाला स्टॉक प्राइस है वो करंट स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में तो हाई ही रहेगा। बात करोगे आरओई की फोरकास्ट की, तो उसके केस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के केस में अगर आप लास्ट 1 ईयर और लास्ट 3 ईयर्स के बेस पे कंपनी के ग्रोथ रेट को चेक करोगे तो लास्ट 3 ईयर्स के बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 18.55% का। नेट इनकम ग्रो हुई है 22% से। कैश फ्लो 31% इंक्रीज हुए हैं। पर आरओई और आरओसी दोनों ही हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि पिछले 3 सालों में क्यों कंपनी के ओवरऑल जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहे हैं, इसका जो आपको आंसर है यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से पहले कंपनी के केस में जब 2022 के बीच में कंपनी का जो पूरा ही फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू था उसमें काफ़ी तक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पर यू कैन सी कि दिसंबर 2021 से लेके ऑलमोस्ट 1 साल यानी सितंबर 2022 तक कंपनी के इसमें रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भले ही हमें हाई देखने को मिले, पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। पर वही अगर आप रीसेंट क्वार्टर पर नज़र डालोगे तो लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में हमें कंपनी के केस में मार्च 2024 के बाद से कंसिस्टेंट क्वार्टर एंड क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। राइट नाउ कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है। और इवन कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ शो कर रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। इवन अगर आप एनुअल बेसिस पे भी चेक करो तो एनुअल बेसिस पे भी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 जो कि फॉल हो गए थे लास्ट ईयर वो वापस से बढ़ना शुरू हो गए हैं। एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। बात करोगे अदर पैरामीटर्स लाइक कंपनी की आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो कंपनी के जो करंट प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो अराउंड 65.24% है, जो कि सितंबर 2024 के बाद से प्रोमोटर ने हल्की सी रिड्यूस करी है। पर इसके अगेंस्ट अगर आप एफ की होल्डिंग देखो तो वो कंपनी केस में हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट 3 to 4 क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और सेम अगर आप डी की होल्डिंग देखो तो वो पिछले कुछ क्वार्टर में डिक्रीज हुई है। लास्टली पब्लिक की होल्डिंग अगर आप कंपनी में देखोगे तो वो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ही देखने को मिल रही है। और इसके बाद हमारा फोर्थ और फाइनल सेगमेंट आता है वर्टिकल स्पेसिफिक आईटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज का, जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाने में ही स्पेशलाइज होती है, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई या फिर लोन इंडस्ट्री हो गई। जहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि हमारा जो लोन वगैरह का प्रोसेस हो गया है ये ऑटोमेट हो गया है, जहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है उसको ऑनलाइन वेरीफाई करके ऐप्स के थ्रू ही आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है उसको असिस्ट करके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन डिस्पर्स कर दिया जाता है और आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट है वो भी डिसाइड हो जाता है। और इसी तरह लोन इंडस्ट्री में ही ऑनलाइन लोन क्लेम सेटलमेंट्स जो हो रहे हैं वो भी सारी यही जो प्रोडक्ट्स है इन्हीं तरह की कंपनीज बना रही हैं। और इस सेगमेंट में जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, जो कि इसी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज है उनके लिए स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाने में मास्टर है। अब इस कंपनी के अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स पे लेके चलूँ तो हेयर यू कैन क्लियरली सी कि कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो अराउंड 15,000 करोड़ का है और कंपनी का जो करंट पी रेशियो है वो 47.90 का है। अगर आप बात करो कंपनी की 52 वीक हाई की, तो कंपनी ने रिसेंटली अभी ही अपना 52 वीक हाई टच किया है और 1143, और राइट नाउ कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 1147 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, यानी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड। बात करो कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की, तो कंपनी का जो ऑल ओवर 5 ईयर्स के रिटर्न्स है वो 1600% के हैं, पर उसके बाद जो लास्ट 4, 3 और जो 1 और 2 पर ईयर्स के रिटर्न्स है वो हमें थोड़े मॉडरेट ही देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू द क्वालिटी ऑफ द कंपनी, कि जिस लेवल की क्वालिटी ये कंपनी होल्ड करती है। अब अगर मैं आपको कंपनी की एनालिस्ट रेटिंग बताऊं तो एनालिस्ट रेटिंग में इंटरेस्टिंगली जैगल की तरह इस कंपनी के केस में भी 100% एनालिस्ट इसको बाइंग की रेटिंग देते हैं और होल्ड और सेल की जो रेटिंग है वो कोई भी एनालिस्ट नहीं दे रहा। अगर आप बात करोगे फोरकास्ट की, तो कंपनी के केस में कंपनी की जो प्राइस है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फोरकास्ट दिया गया है, चाहे आप इसको हाई, मीन या लो के केस में देख लो, तो ये अगेन एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। बात करोगे आप कंपनी के लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ की, तो रेवेन्यू ग्रोथ 12.39% की हुई है, नेट इनकम में ग्रोथ 20% की देखने को मिली है, कैश फ्लोज में ग्रोथ 135% की देखने को मिली है, ROE एंड ROC कंपनी का काफ़ी ज़्यादा थिन है और एबिटा मार्जिन केवल 9% के हैं। बात करोगे क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो क्वार्टरली बेसिस पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर इस पूरी ड्यूरेशन में, यानी दिसंबर 2023 से लेके अराउंड जून 2023 के बीच में या फिर जून 2024 के बीच में कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट देखने को मिल रहे थे, और सितंबर 2024 के क्वार्टर में तो रेवेन्यू में हमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन भी देखने को मिला था। बट वहाँ से कंपनी का जो बिजनेस है हमें काफ़ी फास्टली रिकवर करते हुए देखने को मिल रहा है, जब पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये जो रेवेन्यू है ये वापस से हमें कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली बात यह है कि जहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 23% तक ही गए थे हाई, जो कि जून 2023 के क्वार्टर में गए थे, यहाँ पर अभी रिसेंट मार्च 2025 के क्वार्टर में ये अपने ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को टच कर चुकी है, जो कि अराउंड 28% का। अगर आप बात करोगे नेट प्रॉफिट्स की, तो अगेन कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में क्वार्टर एंड क्वार्टर नेट प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 80 to 90% का जंप दिखाया है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा स्टैगरिंग नंबर्स हैं। आप बात करोगे अदर पैरामीटर्स की, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी केस में कंपनी के प्रोमोटर्स राइट नाउ कंपनी में 29.91% की स्टेक होल्डिंग रखते हैं, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपनी स्मॉल करके जो होल्डिंग्स है उनको रिड्यूस किया है। सेम हमें एफआईज की होल्डिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है, पर वो भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिक्रीज हुई है। पर इसके अगेंस्ट डीआईएस की होल्डिंग, जो कि लास्ट एक साल पहले 303.79% की थी, वो आज के टाइम बढ़ के 8.23% की हो गई है विद इन अ ईयर। और बात करोगे आप पब्लिक की होल्डिंग की, तो वो लगातार कंपनी में डिक्रीज हुई है। सो दीज वर सम न्यू एज सेक्टर्स एंड कंपनीज जिनमें हमें आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पर ये मत समझिएगा कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं लाइक इन्फोसिस या टीसीएस, इनका हमें यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये कभी रिकवर नहीं करेंगी। बट द पॉइंट इज कि इनका जो पूरा ही बिजनेस मॉडल है इसको शिफ्ट करने में इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, जिस पूरी ही ड्यूरेशन में इन सारी कंपनीज में अच्छी खासी ग्रोथ हम देख सकते हैं। सो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में ये जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है ये फिर से वापस से रिकवर करके फिर से डोमिनेट करेंगी, या फिर ये न्यू एज आईटी कंपनीज है जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, ये आगे आने वाला टाइम है इस पूरी इंडस्ट्री को लीड करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.